चमोली में सैलाब क्यों आया, इसको लेकर अलग अलग थियरी सामने आ रही है। एक थियरी तो ये बता रही है कि यह हादसा ग्लेशियर बर्स्ट यानी कि ग्लेशियर टूटने की वजह से हुआ। दूसरी थियरी ये भी है कि पहले भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ग्लेशियर पर दबाव पड़ा और उससे ग्लेशियर पर जमी बर्फ टूट कर गिरी। सैटेलाइट इमेजेस को डिकोड करने के लिए IIT रुड़की के प्रोफेसर अजंता गोस्वामी से संवाददाता श्वेता सिंह ने बात की। अमूमन कोई भी आपदा होती है तो उसकी वजह हमेशा साफ रहती है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में जो कुछ हुआ है उसे लेकर अभी भी गहन अध्ययन जारी है। वहां पर वैज्ञानिकों की पूरी टीम पहुंची है और बाकी सभी जगहों पर भी इस बात पर रिसर्च चल रही है कि हुआ क्या था। बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम इस समय उत्तराखंड के रुड़की पहुंचे हैं। रुड़की में IIT, जो कि यहां की प्रीमियर संस्था है, न सिर्फ यहां की, समूचे देश की। और हम यहां पे प्रोफेसर अजंता गोस्वामी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो थ्योरीज हैं उनकी हकीकत क्या है। प्रोफेसर अजंता, अगर एक एक करके मैं जानना चाहती हूं आपसे, सबसे पहली चीज ये कि क्या वाकई ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा था? इस चीज पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी श्वेता जी, एक्चुअली बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं और अभी भी कोई भी थ्योरी अब तक कंक्लूसिव नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। मैं आपको कुछ एविडेंसेस दिखाऊंगा जो मुझे लगता है सैटेलाइट इमेज से जो हुआ था। तो पहला थ्योरी आप जो कह रहे हैं कि क्या वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है या फिर ग्लेशियर वाला कोई झील के टूटने के कारण हुआ या फिर वो ग्लेशियर के टूटने के कारण हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो 3 कैचमेंट है, ये सरस्वती कैचमेंट है, ये धौलीगंगा कैचमेंट है और ये ऋषिगंगा। जो इवेंट हुआ था वो ऋषिगंगा कैचमेंट में हुआ था और ये उसका प्रोबेबल जो है लोकेशन है जहां स्टार्ट हुआ था। ये रेनी विलेज है और ये तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो पहला थ्योरी जो आप कह रहे हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वाला थ्योरी है, उसको अगर हम देखें तो इस बेसिन में अगर हम नजर डालते हैं इस साइड में, ना कि इस साइड में, तो यहां जो है एक लेक यहां पे है, इस लोकेशन पे है, जो कि रेनी विलेज से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे है। और ये फिलहाल मुझे इंटैक्ट नजर आ रहा है सैटेलाइट इमेज में। यहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आया कि कुछ हुआ है। और ये एक ही लेक है, जो अगर ग्लोव की थ्योरी हम कर रहे हैं तो जी हाँ, मतलब एक ही ग्लेशियर लेक है जो एक प्रोबेबल आसपास, नहीं लेक्स तो है लेकिन जो प्रोबेबल आसपास लेक है जो यही है, हमें लग रहा था, लेकिन इसमें ये इंटैक्ट है। बाकी ग्लेशियर के ऊपर बहुत छोटे छोटे लेक्स होते हैं जिसको हम सुप्रा ग्लेशियर लेक्स भी कहते हैं, उनके भी फटने की हमें कोई नजर यहाँ पे हमें एविडेंस मिला नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक विंटर सीजन है। विंटर सीजन में सारे लेक्स या तो वो फ्रोजन है, बर्फ में कन्वर्ट हो गया है, या फिर वो पार्शियली फ्रोजन है, हाफ जो है बर्फ और पानी का मिक्सचर है। लेकिन कोई भी यहाँ पे जो है, और उसका ट्रिगरिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है कि वो अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, एवलांस के कारण हो सकता है, या कोई और कारण से हो सकता है। तो हमें कुछ भी यहाँ एविडेंस मिला नहीं कि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। जो एविडेंस हमें मिला है वो इस इमेज में हमें मिल रहा है, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक जो है प्लूम का जो है पैच नजर आ रहा है, जो कि एक डस्ट प्लूम की तरह। 7 तारीख सुबह 10:30 बजे। करेक्ट। तो ये प्लूम हमें नजर आ रहा है। उसका मतलब ये है कि पूरे बेसिन में और कुछ है नहीं, यहीं पे है जो भी है। तो स्टार्टिंग शायद यहां से हुआ है और फिर ये इस कोर्स में मूव किया है और ये इधर गया है। अगर हम उसी को हम 7 तारीख की 10:58 AM में हम देखते हैं, करीब 20 मिनट बाद, तो यहाँ पे जो है वो क्लैरिटी आ गया, यहाँ पे कोई प्लूम नहीं है, प्लूम यहाँ पे अब है, इस जोन पे है। तो उसका मतलब है कि 20 मिनट में यहाँ पे जो है वो सेटल डाउन हो गया है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये है कि करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में कुछ हुआ था जिसके कारण ये पूरा इंसिडेंस हुआ। अब क्या हो सकता है जी। अब दूसरी जो चीज चल रही है वो ये कि क्या एक मैन मेड डिजास्टर हो सकता है, यानी कि वहां जो अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कोई एक्सप्लोजन ट्रिगर किया गया हो जिससे हुआ हो ऐसा? अगर वो किसी मैन मेड रीजन से हो या फिर वहां पे अगर कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसके कारण हो, तो वो इंटेंसिटी बहुत ही कम रहता है। जो वहां पे इंटेंसिटी है उसके कारण उसका इफेक्ट यहां तक नहीं आएगा। अच्छा। बहुत ही आसपास ही वो रहेगा और बहुत ही कम इंटेंसिटी का होता है, छोटा मोटा वो होता है। तो उसके कारण तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जितने भी एविडेंस है वो तो पूरा नेचुरल हमें लग रहा है यहाँ। अच्छा, नेचुरल है। तीसरी थ्योरी ये कि क्या जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो किसी एवलांच की वजह से ट्रिगर हुआ था, कि वहां पर डेब्री रहा हो, पानी कॉटअप रहा हो और वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो थर्ड आपने कहा थ्योरी एवलांस वाला, वो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे सुइटेबल लग रहा है। हालांकि एवलांस के बहुत सारे डेफिनेशंस है और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी है, लेकिन यहाँ हमें जो लग रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप देखिए यहाँ से जो है कुछ मूव करना शुरू हुआ है और यहाँ पे एक ब्लैक पैच डेवलप हुआ है, एक डिप्रेशन डेवलप हुआ है। जो डिप्रेशन आप जो है आगे की इमेज में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 6 तारीख की इमेज है। इसमें आप देखिए यहाँ पे एक डिप्रेशन है और यहाँ पे ये स्नो कवर्ड है। 7 तारीख की इमेज में देखिए यहाँ पे ये खाली नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। और 8 तारीख में भी ये जो है खाली नजर आ रहा है। उसका मतलब ये है कि अगर आप ये तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये स्नो कवर्ड है, यहाँ पे खाली है
यहाँ पे खाली है, प्लस यहाँ पे प्लूम डेवलप हुआ है। ये कहां से डेवलप हुआ? तो इसीलिए हमें लग रहा है कि सोर्स यही हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि अगर ये एवलांस के कारण हुआ है तो इतना पानी कहां से जनरेट हुआ है कि एवलांस अगर वो एक आइस का टुकड़ा है तो क्या वो तुरंत मेल्ट हो गया? तो ये बहुत बड़ी विषय है। तो ये कुछ इमेज मैं आपको पहले से दिखाना चाहूंगा। ये 21 जनवरी की इमेज है। यहां आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक बर्फ है। फिर आप आगे देखिए 3 तारीख की इमेज है, 3 फरवरी। तो यहाँ पे जो है क्लाउड है प्लस कुछ बर्फ है। 4 तारीख तो बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पे। 5 तारीख भी यहाँ पे काफी बर्फ नजर आ रहा है। 6 तारीख को भी लगभग वही सिनेरियो है। तो ये 4 की जो तस्वीर हमने देखी थी वो फ्रेश स्नोफॉल जैसा दिख रहा है। यस, फ्रेश स्नोफॉल जैसा दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो है 5 तारीख को भी यहाँ पे दिख रहा है, 6 तारीख को भी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप 7 तारीख की इमेज देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ ये खाली हो गया है पोर्शन, प्लस यहाँ पे एक गैप आया है। तो ये है कि वहां पे शायद स्नो एक्यूमुलेट हुआ था या फिर वो काफी दिनों से वो डिस्टर्ब था वो एरिया, और उसके कारण वो चंक मूव कर गया। क्योंकि चंक मूव कैसे करता है, ये एवलांस कैसे आता है? एवलांस के बहुत सारे रीजन है। मैं बिल्कुल लेमन की लैंग्वेज में अगर कहूं तो कोई भी एक स्लोप है, उस स्लोप में कुछ भी मटेरियल है, वो मटेरियल तब तक नहीं मूव करेगा जब तक उसके एंगल ऑफ रिपोज जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ। एंगल ऑफ रिपोज मतलब मैक्सिमम एंगल जिसमें वो सामान वहां पे रह सकता है। जैसे उसके ऊपर कुछ ज्यादा मटेरियल आ गया तब वो मूव कर सकता है। दूसरा थ्योरी ये हो सकता है कि अगर यहाँ नीचे थोड़ा सा वो वेटनेस है कि वाटर है, वेटनेस है, लुब्रिकेंट है, तब वो मूव कर सकता है, या उस तरह से, या फिर टो कटिंग हुआ तब वो मूव कर सकता है। तो बहुत सारे थ्योरीज है जिसके कारण वो मूव कर सकता है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, ये मॉडल करने के बाद ही पता चलेगा कि नीचे क्यों मूव किया है, अगर ये मूव किया है तो। और अगर ये कितना बड़ा हिस्सा आपको लग रहा है? ये लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। अच्छा, जो अब तक काफी लोगों ने जो कहा है वो हमने जो देखा है 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। तो अब ये है कि अगर सिर्फ बर्फ और आइस और डेब्रिस वहां पे जो 45 या 40 डिग्री के स्लोप में मूव करके नीचे टकराया है तो अचानक पानी कहां से आया है? क्योंकि पिघलने में टाइम लगता है। तो हमें जो लग रहा है कि जब भी कोई ग्लेशिएटेड एरिया है, उस पूरे एरिया में अपार्ट फ्रॉम स्नो एंड आइस वहां कुछ वाटर के पॉकेट्स भी होते हैं। अच्छा। जो कि फ्रोजन है या सेमी फ्रोजन है। तो यहाँ पे ये वाटर के पॉकेट्स है कुछ जगह। तो जैसे ये यहाँ पे टकराया है तो आप इसको एनालॉजी को ऐसे समझिए कि एक टोमेटो के ऊपर अगर आप पत्थर डाल देंगे तो जिस तरह से उसमें से रस जो है स्प्लैश करेगा, समथिंग लाइक दैट। ये यहाँ पे जब टकराया है तो यहाँ पूरे जो है एक बड़े रीजन में उसने इंपैक्ट किया, और वहां जहां भी वाटर के पॉकेट्स है वो इकट्ठा होकर जो है मूव करने लगा। तो उस वाटर के साथ जब वाटर है वो जब मूव कर रहा है तो उसके साथ डेब्रिस भी आ जाएंगे या मलबा आ जाएंगे, फिर स्नो के कुछ पोर्शंस आ जाएंगे और कुछ आइस के चंक्स भी आएंगे। तो सारा मटेरियल एक मिक्स होके, एक स्लरी होके फिर ये नीचे बह गया, क्योंकि ये स्लोप काफी ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा है, और ये फिर आगे चल के रेनी विलेज एंड देन तपोवन जो है वहां तक ये इंपैक्ट करता गया। तो ये अलग अलग थ्योरीज जो हैं उन्हें समझाने का प्रयास था, क्योंकि सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसे रोका जा सकता था, क्योंकि अगर प्राकृतिक रोष है तो शायद उसको अलग तरीके से आगे बढ़ना होगा, इंसानी गलती है तो उसे अलग तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बड़ी चीज यही होती है कि जो हो जाता है उसके बाद उससे इंसान सबक लेकर आगे बढ़े। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, रुड़की, आज तक। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने और किसान आंदोलन के नाम पर अपना अलगाववादी एजेंडा चलाने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सरकार ने ट्विटर को 2 टूक कह दिया है कि नफरत फैलाने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं और हैशटैग की लिस्ट दी गई है उस पर हर हाल में अमल करना होगा। उपद्रव की इन 2 तस्वीरों में एक समानता है। दोनों में उपद्रवी लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। उपद्रवियों के नापाक इरादे एक जैसे हैं, लेकिन बात माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की करें तो उसको इन दोनों तस्वीरों में फर्क लगता है। अमेरिका में जब कैपिटल हिल को घेरा गया और हिंसा हुई तो ऐसे कृत्य के खिलाफ ट्विटर खड़ा हो गया, लेकिन दिल्ली में हिंसा हुई तो उन्मादी विचारों को हैशटैग के जरिए विस्तार दिया गया। यही ऐतराज भारत सरकार को है। सरकार ने साफ कहा है कि ट्विटर को 257 अकाउंट सस्पेंड करने ही होंगे। इस पर कोई बातचीत संभव नहीं है। सरकार ने ट्विटर से फार्मस जेनोसाइड से जुड़े 257 यूआरएल को ब्लॉक करने को कहा था। इनमें से 126 यूआरएल ही ब्लॉक हुए हैं। 1178 ऐसे ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया था जो पाकिस्तान व खालिस्तान समर्थक हैं। ट्विटर ने सिर्फ 583 अकाउंट को बंद किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने कहा था
कि कुछ कार्यकर्ताओं, नेताओं और मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है। ऐसा किया तो अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन होगा। इस पर मोदी सरकार ने दो टूक कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान हम करते हैं, लेकिन इसके नाम पर सरकार के खिलाफ नरसंहार करने जैसे शब्दों के इस्तेमाल की छूट नहीं दी जा सकती। राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचार मुहिम को धार देने के लिए आज अमित शाह कूच बिहार में चौथे परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। इस बीच भगवान राम को लेकर बंगाल में सियासत जोर पकड़ रही है। राम नाम लिखे मास्क बांटने पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे बंगाल में सियासी पार्टियां जबरदस्त जोर आजमाइश कर रही हैं। कुछ रोज के बाद एक बार फिर बंगाल के सियासी रण में अमित शाह की एंट्री हो रही है। चौथे दौर की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बंगाल में होंगे। 6 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नदिया में परिवर्तन रथ यात्राओं की शुरुआत की थी और सभी 294 सीटों पर पहुंचने की मुहिम को अमित शाह परवान चढ़ा रहे हैं। शाह सबसे पहले करीब 11 बजे कूच बिहार में मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वो मेला ग्राउंड से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर बाद शाह ठाकुर नगर में होंगे। यहाँ वो पहले हरिचंद ठाकुर मंदिर जाएंगे। इसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। शाह का दौरा 26 जनवरी के उपद्रव की वजह से टल गया था, लेकिन अब शाह बंगाल में लौट रहे हैं। शाह ने अपने दौरे को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, बंगाल के कूच बिहार में पार्टी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाऊंगा। ठाकुर नगर में रैलियों के साथ कोलकाता में सोशल मीडिया वॉलंटियरों के साथ भी चर्चा करूंगा। चुनावी गर्मी के साथ बंगाल में राम नाम की सियासत भी तेज हो गई है। हुगली में जय श्री राम लिखा मास्क वितरित करने पर हुगली के श्रीरामपुर में दर्जनों भाजपा आरएसएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इस पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेरदिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन। राम नाम के मास्क बांटना भी क्या अपराध है? ममता के खिलाफ सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी रोज नए वार कर रहे हैं। बुधवार को धनखड़ ने कहा कि राज्य में लोग डर में जी रहे हैं। Fear and freedom do not go together. Fear and democracy do not go together. If a citizen is under fear, that is the most critical challenge to any governance, to any society. बंगाल में बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल बना रही है, तो हर चुनावी सभा में ममता बनर्जी के निशाने पर भी बीजेपी रहती है। हुगली से भोलानाथ साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। 7 फरवरी को चमोली में आए सैलाब के रास्ते में जो आया वो तबाह हो गया। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 5वें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये आपदा कितनी भयानक थी, इसके कई सबूत और वीडियो सामने आ चुके हैं, जिन्हें आप देख भी चुके हैं। लेकिन इस सैलाब का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो दिल दहलाने वाला है। टावर कैसे गया? 7 फरवरी का ये वीडियो तपोवन में ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का है, जिसका एक एक सेकंड रूह कपा देने वाला है। अरे टावर कैसे? सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैलाब का पानी कहर बनकर बहता हुआ आया और तपोवन प्रोजेक्ट को अपनी आगोश में ले लिया। प्रोजेक्ट में काम कर रहे 8 से 10 मजदूरों ने मलबे और पानी के सैलाब के रूप में अपनी तरफ आती मौत को साक्षात देखा। अरे टावर कैसे गया? वो अपनी जान बचाने के लिए बांध के ऊपर भागकर चढ़े, लेकिन सैलाब इतना भयानक था कि इसके आगे बांध की कोई हैसियत नहीं थी।
सैलाब की एक ताकतवर लहर बांध और इन लोगों को बहा ले गई। एक मर गया। पहाड़ों पर बने घरों में से किसी ने यह खौफनाक मंजर अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे ही सैकड़ों लोगों को सैलाब चंद सेकंड में बहा ले गया, जिनके वीडियो भले ही ना हो, लेकिन अंजाम सोचकर भी डर लगता है। आपदा में 204 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 32 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 10 शत विक्षत मानव अंग बरामद हुए हैं। 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें से 30 से 35 मजदूरों के तपोवन पावर प्रोजेक्ट की इसी टनल में फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बचाने के लिए 4 दिन से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हर गुजरते पल के साथ उनके जिंदा बचे होने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। बड़ी संख्या में धीरे धीरे जो परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनमें इस बात को लेकर भी रोष है कि यहाँ पर प्रशासन से पूरी मदद नहीं मिल पा रही है। मेरा भाई टनल के अंदर है और भी जितने भी लोग बैठे हैं, इनके सबके परिवारजन कोई न कोई वहाँ फंसा हुआ है। उस साइड से जो 4 टनल है, वहाँ से जब तक बंद नहीं होगा ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना यहाँ से निकाल रहे हैं फिर वहाँ से पुश पानी यही आ रहा है। तो उसमें उस साइड में या तो पंप लगाएं, पंप से या तो उसको ब्लॉक करें, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। आप कब पहुंचे यहाँ पर? 8 तारीख आ गए। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन ने कुछ बताया कि क्या बताना है, कह रहे सफाई कर रहे हैं और अच्छा, बस कुछ नहीं है, आश्वासन मिल रहा है खाली बस। इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं, ये बात इन लोगों से बेहतर और कौन जान सकता है, जो कई घंटे मौत से लड़ने के बाद सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल पाए हैं। लेकिन राकेश भट्ट जैसे कई ऐसे लोग हैं जो चमत्कारिक तरीके से बच गए, लेकिन मौत की सुरंग में बिताए 7 घंटों को वो 7 जन्म भी नहीं भुला पाएंगे। आप लोगों को कोई संकेत मिला था कि ऐसा कुछ आवाज हुई हो या कुछ शोर कहीं से सुनाई दिया हो, कुछ ऐसा कुछ आइडिया लगा था उस समय जब आप लोग भीतर थे? 300 मीटर अंदर थे, सिर्फ जब पीछे आने लगा तो एक आवाज आई कि भागो, बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन पानी की आवाज नहीं आई? पानी की नहीं आई, आवाज आई बाहर आओ, बाहर आओ। फिर हमारे कान बंद हो गए थे, कुछ पता कैसे हुआ, कान बंद हो गए, कुछ सुनाई नहीं दिया अंदर। और इतने में हम मतलब टनल से 10-20 मीटर ही पीछे आ सका बैग, 350 मीटर से, तब तक को पानी बहने लगे आगे। और समझ में नहीं पाया, मैं आधे घंटे तक हो क्या रहा है समझ में नहीं आया, क्या गैस फट गई, पानी यहाँ से आया, क्या हुआ, कुछ समझ में, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। सैलाब से सिर्फ ये पहाड़, ये बांध, ये मकान ही नहीं टूटे, बल्कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले और लापता होने वाले लोगों के परिजनों पर दुख और दर्द के पहाड़ भी टूटे हैं और अब उनके सब्र के बांध भी टूट रहे हैं। जोशीमठ से मीनाक्षी कंडवाल और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने किसान आंदोलन को धार देने के लिए विरोध कार्यक्रमों का नया कैलेंडर निकाल दिया है। 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक अलग अलग एजेंडे से विरोध प्रदर्शन होंगे। सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन 18 फरवरी को होगा, जब रेलों का चक्का जाम करने की कोशिश होगी। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? आंदोलन जीवी शब्द के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन की राजनीति पर आक्रामक हैं। लेकिन बुधवार को लोकसभा में जब पीएम मोदी कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे थे, उसी वक्त 2.5 महीने से सुलग रहे किसानों के मसले को और आंच देने की तैयारी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन का नया कैलेंडर ही घोषित कर दिया गया। 14 फरवरी जय जवान जय किसान का कार्यक्रम पुलवामा में शहीद जवानों की याद में किसान संगठनों की ओर से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी छोटू राम जयंती पर कार्यक्रम। अंग्रेजों के जमाने में पंजाब के जाने माने किसान नेता रहे
छोटू राम की जयंती पर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर किसान संगठनों का कार्यक्रम होगा। 18 फरवरी रेल का चक्का जाम। 18 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन होगा और दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में रेलें रोकी जाएंगी। 19 फरवरी शिवाजी जयंती पर कार्यक्रम। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती को मजदूर किसान एकता के तौर पर मनाया जाएगा। फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने 4 से ज़्यादा ही हैं, ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं और इन प्रोग्राम्स के साथ आप जानते हैं कि पूरे देश में खास करके राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। एक मंच किसान संगठन इस विरोध कैलेंडर के जरिए पूरे देश में किसान आंदोलन को तूल देने की कोशिश में है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खास तेवर दिखाने की रणनीति बनी है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को भी अपने साथ मिलाने से लेकर राजस्थान के टोल प्लाजा को फ्री करने की ताकत को आजमाने की तैयारी है।